हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह देवड़ा आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनायक क्लासेस पीपा सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आप हमारे YouTube चैनल विनायक क्लासेस पीपा सिटी पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि राम की आय हरि की आय से 25% अधिक है, तो हरि की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि राम की आय हरि की आय से 25 अधिक है, तो हरि की आय क्या हो जाएगी, राम की आय से 25 कम हो जाएगी। ऐसा सोचकर पहला ऑप्शन सही कर देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है। हम सभी को जैसा कि पता है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर करती है, तो जिस पर निर्भर करते हैं वह अपने आप में क्या होते हैं, 100% होते हैं। तो यहाँ पर राम की आय किस पर निर्भर कर रही है, हरि की आय पर, तो हम किसको 100% मानेंगे, हरि की आय को, क्योंकि हमें पता है आय क्या होती है, रुपयों में होती है। तो हम यहाँ पर हरि की आय को 100% नहीं मान के 100 रुपए मान लेंगे। तो माना हरि की आय क्या है, माना हरि की आय है 100 रुपए, तो राम की आय क्या हो जाएगी, क्योंकि राम की आय क्या है, हरि की आय से 25% अधिक है। तो हरि की आय कितनी है, 100 रुपए, तो राम की आय क्या हो जाएगी, 100 रुपए प्लस 100 का 25%, और 100 का कितना ही प्रतिशत वह संख्या स्वयं में होती है, तो क्या हो जाएगी 100 प्लस 25 अर्थात 125 रुपए। अर्थात हम कह सकते हैं कि राम की आय क्या हो जाएगी, प्रश्न अनुसार कि हरि की आय से 25 अधिक, तो हरि की आय है कितनी, 100 रुपए, तो राम की आय कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 25 अर्थात 125 रुपए। ठीक है, तो हरि की आय 100 रुपए और राम की आय 125 रुपए। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि हरि की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहले तो ये बताओ कि हरि की आय 100 रुपए, राम की आय 125 रुपए से रुपए में कितने कम है, 25 रुपए कम है, बटा तो 25 रुपए कितने में से कम करें कि हरि की आय आ जाए 125 में से, अर्थात तो हरि की आय राम की आय से कितनी कम है, 25 रुपए कम है, कितने में से, 125 में से, तो बट्टे में आ जाएगा 125, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ये कट जाएगा 25 से 5 बार, और ये 5 कर जाएगा ये 20 बार, तो आंसर क्या जाएगा, 20% कम। तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों में क्या ध्यान रखना है कि जिस पर निर्भर करें उससे हम, यदि आय हो तो 100 रुपए मान लेंगे, यदि वजन दे रखा हो तो उसे 100 किलोग्राम मान लेंगे, यदि ऊंचाई दे रखी हो तो उसे 100 ऊंचाई मान लेंगे, 100 सेंटीमीटर मान लेंगे, अर्थात जिस पर निर्भर करें हमें उसे 100 मानना है। और फिर जितने की कमी हो वह अंश में आ जाएगा, जितने में से कमी हो वो हर में आ जाएगा, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जितने की कमी हो वो आएगा अंश में, और जितने में से कमी हो वो आएगा हर में, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। आगे समझ में, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है कि सुरेश की आय रमेश की आय से 20% अधिक है, तो रमेश की आय सुरेश की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर सुरेश की आय किस पर निर्भर कर रही है, रमेश की आय पर, और हमें पता है कि जिस पर निर्भर करे हमें उसको 100 मानना है, तो यहाँ पर रमेश पर सुरेश की आय निर्भर कर रही है, तो हम किसकी आय को 100 रुपए मानेंगे, रमेश की आय को, तो माना रमेश की आय क्या हो जाएगी, रमेश की आय हो जाएगी 100 रुपए, तो सुरेश की आय क्या हो जाएगी, क्योंकि सुरेश की आय रमेश की आय से 20% अधिक है, क्योंकि रमेश की आय है कितनी, 100 रुपए,
तो सुरेश की आय कितनी हो जाएगी? रमेश की आय 100 रुपए से 20 अधिक अर्थात 120 रुपए। तो हम आगे क्या पूछा है कि रमेश की आय सुरेश की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो ये बताओ कि रमेश की आय जो 100 रुपए है वो सुरेश की आय 120 रुपए से रुपए में कितने कम है? 20 रुपए। तो अंश में आ जाएगा 20 रुपए। तो ये 20 रुपए कितने में से कम है? 120 में से। तो बट्टे में आ जाएगा 120 इंटू 100 अर्थात 20 रुपए किस में से कम करूं कि रमेश की आय दे 120 में से। तो बट्टे में क्या जाएगा? 120। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। तो हो जाएगा 20 से ये कटेगा 6 बार और 6 से ये कटेगा, जब भाग देंगे तो 16.66%। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 16.66% कमी। तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों में क्या ध्यान रखना है कि जिस पर निर्भर करे, यदि आय हो तो हम उसे 100 रुपए मान लेंगे, यदि ऊंचाई दे रखी हो तो हम उसे 100 सेंटीमीटर मान लेंगे, यदि वजन दे रखा हो तो हम उसे 100 किलोग्राम मान लेंगे। फिर जितने की कमी हो वो आ जाएगा अंश में, जितने में से कम हो वो आ जाएगा हर में, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। आगे समझ में? अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है कि मायावती की आय गरिमा की आय से 75% अधिक है, तो गरिमा की आय मायावती की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्योंकि यहाँ पर मायावती की आय किस पर निर्भर कर रही है? गरिमा की आय पर। तो हम किसे 100 रुपए मानेंगे? गरिमा की आय को। तो माना गरिमा की आय क्या हो जाएगी? 100 रुपए। तो मायावती की आय क्या हो जाएगी? क्योंकि मायावती की आय किस पर निर्भर कर रही है? गरिमा की आय पर, इसलिए हमने गरिमा की आय क्या मान लिया? 100 रुपए। तो मायावती की आय क्या हो जाएगी? गरिमा की आय से 75 अधिक, तो हो जाएगी 100 प्लस 75 अर्थात 175 रुपए। ठीक है, तो अब आगे क्या पूछा है कि गरिमा की आय मायावती की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहले तो ये बताओ कि गरिमा की आय जो 100 रुपए है और मायावती की आय जो 175 रुपए है से कितनी कम है? 75 रुपए कम है। तो अंश में आ जाएगा 75 रुपए। कितने में से कम है? 175 में से। तो बट्टे में आ जाएगा 175, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो ये कट जाएगा 25 से 3 बार, और ये 25 से कटेगा 7 बार। तो क्या हो जाएगा आंसर? 300 बटे 7। ठीक है, तो वो हो जाएगा 7 3 5 28, पीछे बच गया 2 और 7 दूनी 14, 6/7% कमी। तो क्या हो जाएगा आंसर कि 22 से 6/7% कम है। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है कि पिंटू की आय नरेश की आय से 40% कम है, तो नरेश की आय पिंटू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अभी तक जो हमने प्रश्न किए उनमें पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत कम है, लेकिन अब की बार में पूछा कितने प्रतिशत अधिक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, चाहे कमी पूछो चाहे अधिक पूछो, सवाल का मेथड वही रहेगा। जब कमी पूछ रहा था तब हम अंश में क्या लिख रहे थे? कितने कमी है वह। जब अधिक पूछ रहा है तो अंश में लिखेंगे कितना अधिक है, बट्टे में आएगा कितने पर अधिक है, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे। क्योंकि पिंटू की आय किस पर निर्भर कर रही है? नरेश की आय पर। तो जिस पर निर्भर करे हम उसे क्या मानते हैं? 100 रुपए। तो यहाँ पर पिंटू की आय किस पर निर्भर कर रही है? नरेश की आय पर। तो हम किसकी आय को 100 रुपए मानेंगे? नरेश की आय को। तो माना नरेश की आय क्या हो जाएगी? 100 रुपए। तो पिंटू की आय क्या हो जाएगी? क्योंकि पिंटू की आय नरेश की आय से 40% कम है। क्योंकि नरेश की आय है कितनी? 100 रुपए। तो 100 रुपए से 40 रुपए कम हो जाएगी पिंटू की आय। तो पिंटू की आय कितनी हो जाएगी? 60 रुपए। तो हमें क्या पूछा है कि नरेश की आय पिंटू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले तो ये बताओ कि नरेश की आय जो 100 रुपए है, पिंटू की आय जो 60 रुपए है, उससे रुपये में कितना अधिक है? 40 रुपए अधिक है। अर्थात नरेश की आय पिंटू की आय से कितना अधिक है? 40 रुपए अधिक है। तो अंश में आ जाएगा 40 रुपए। ठीक है, कितने पर अधिक है?
60 पर, अर्थात हम 60 में जब 40 जोड़ेंगे तब नरेश क्या आएगी, तो ये 40 रुपए अधिक है, जो कितने पर अधिक है, 60 पर अधिक है, तो बटे में आ जाएगा 60 इंटू 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये 20 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, तो क्या हो जाएगा 200 बटा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, क्या आएगा 6 बार, तो कितने बचेगा 2, फिर चला जाएगा 6 बार, फिर 2 बचेगा, फिर वापस 6 तो 66.66% अधिक। ठीक है, तो नरेश क्या है, पिंटू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 66.66% अधिक है। तो चाहे कमी पूछो चाहे अधिक पूछो, तो प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका है, क्या कि यदि कमी पूछे तो अंश में आएगा कमी, यदि अधिकता पूछे तो अंश में क्या आएगा, जितना अधिक है वो अंश में आएगा, और यदि कमी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, जितने की कमी हो वो आएगा अंश में, और जितने में से कमी हो वो आएगा हर में, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। और यदि वृद्धि पूछे तो क्या होगा, जितने की वृद्धि हो वो तो आएगा अंश में, और जितने पर अधिक हो वो आएगा हर में, और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। आ गया समझ में, तब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है, श्याम का वजन दलपत के वजन से 25% कम है, तो दलपत का वजन श्याम के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर श्याम का वजन किस पर निर्भर कर रहा है, दलपत के वजन पर, जो कि हमें पता है जिस पर निर्भर करे हम उसे 100 मानते हैं, जो कि यहाँ वजन है तो हम यहाँ क्या मानेंगे 100 किलोग्राम। तो यहाँ पर वजन किस पर निर्भर कर रहा है, दलपत के वजन पर, तो माना दलपत का वजन क्या है 100 किलोग्राम, तो हो जाएगा दलपत का वजन 100 किलोग्राम। तो अब श्याम का वजन क्या हो जाएगा कि दलपत के वजन से 25% कम है, तो श्याम का वजन क्या हो जाएगा, क्योंकि श्याम का वजन क्या है, दलपत के वजन से 25% कम है, तो श्याम का वजन हो जाएगा 100 से 25 कम अर्थात 75 किलोग्राम। अब आगे पूछा है कि दलपत का वजन श्याम के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले ये बताओ प्रतिशत अलावा किलोग्राम में कितना अधिक है, कि दलपत का वजन जो 100 किलोग्राम है और श्याम के वजन 75 किलोग्राम से कितना अधिक है, 25 किलोग्राम अधिक है, तो हम लिख देंगे 25 किलोग्राम अधिक है। कितने पर अधिक है, 75 पर, तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 या 75, और जब 100 में 3 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33 से 1/3 प्रतिशत अधिक। ठीक है, तो क्या करना है, जब अधिक पूछे तो अंश में क्या आएगा, जितना अधिक है वो आ जाएगा अंश में, जितने पर अधिक है वो आ जाएगा हर में, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है कि महिपाल की आयु मुकेश की आयु से 20% अधिक है, तो मुकेश की आयु महिपाल की आयु से कितने प्रतिशत कम है। तो अब की बार कमी पूछे हैं तो टेंशन की बात नहीं है, तरीका वही है कि जितने की कमी हो वो आएगा अंश में, जितने में से कम हो वो आएगा हर में, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर महिपाल की आयु किस पर निर्भर कर रही है, मुकेश की आयु पर, क्योंकि हमें पता है जिस पर निर्भर करता है वो हम उसे 100 मानते हैं, क्योंकि यहाँ आयु है तो हम आयु क्या मान लेंगे 100 वर्ष। तो माना मुकेश की आयु क्या है 100 वर्ष, तो महिपाल की आयु क्या हो जाएगी, क्योंकि महिपाल की आयु मुकेश की आयु से 20% अधिक है, तो मुकेश की आयु है कितने 100 वर्ष, तो महिपाल की कितनी हो जाएगी 100 से 20 अधिक अर्थात 120 वर्ष। अब आगे क्या पूछा है कि मुकेश की आयु महिपाल की आयु से कितने प्रतिशत कम है, तो मुकेश की आयु महिपाल की आयु से कितनी कम है, मुकेश की आयु जो 100 वर्ष है वो महिपाल की आयु 120 वर्ष से कितनी कम है, 20 वर्ष कम है, कितने में से 120 में से, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये 20 से ये कटेगा 6 बार, और जब 6 में
हो जाएगा 100/6% कम, या इसका जब भाग देंगे तो भाग जाएगा 16.66% कम। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है, मधुश्री की ऊंचाई दीक्षा की ऊंचाई से 35% कम है, तो दीक्षा की ऊंचाई मधुश्री की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? तो जो कि यहाँ पर मधुश्री की ऊंचाई किस पर निर्भर कर रही है, दीक्षा की ऊंचाई पर, तो हमें पता है जिस पर निर्भर करे हम उसे 100 मानते हैं। तो यहाँ पर दीक्षा की ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, 100 सेंटीमीटर। तो माना दीक्षा की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर, तो मधुश्री की ऊंचाई कितनी हो जाएगी कि मधुश्री की ऊंचाई दीक्षा की ऊंचाई से 35% कम है, क्योंकि दीक्षा की ऊंचाई है 100 सेंटीमीटर, तो मधुश्री की ऊंचाई क्या हो जाएगी 100 से 35 कम अर्थात 65 सेंटीमीटर। अब आगे पूछा है कि दीक्षा की ऊंचाई मधुश्री की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले तो बताओ कि दीक्षा की ऊंचाई जो 100 सेंटीमीटर है वो मधुश्री की ऊंचाई 65 सेंटीमीटर से कितने अधिक है, 35 अधिक है, और कितने पर अधिक है, 65 पर। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो दीक्षा की ऊंचाई मधुश्री की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा है। तो पहले तो ये बताओ कि दीक्षा की ऊंचाई जो 100 सेंटीमीटर है वो मधुश्री की ऊंचाई 65 सेंटीमीटर से कितने अधिक है, 35 अधिक है। कितने पर अधिक है, 65 पर अधिक है, क्योंकि 65 में जब 35 जोड़ेंगे तब 100 सेंटीमीटर आएगा, तो हो जाएगा 35/65 इंटू 100। तो ये कटेगा 5 से 7 बार और ये कटेगा 5 से 13 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 700/13% अधिक, या इसमें भाग जाएगा 5 बार, 13×5 पीछे बचेगा 5, 50, 4 बार जाएगा, में 3 बार जाएगा, फिर 11 बचेगा, तो हो जाएगा 53 से 11/13% अधिक, ठीक है। तो जब भी अधिक पूछे या कम पूछे तो हमें क्या करना है, यदि कमी पूछे तो जितने की कमी हो वो आएगा अंश में, जितने में से कम हो वो आएगा हर में, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। और यदि अधिकता पूछे तो क्या करेंगे, जितने की अधिक हो वो तो आएगा अंश में, जितने पर अधिक हो वो आएगा हर में, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। अब आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि 40% की वृद्धि की तब नया मूल्य प्राप्त हुआ तो 40% की कमी कर दो तो वापस पुराना मूल्य प्राप्त हो जाएगा। प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है। पहला ही ऑप्शन एग्जाम में आपको 40% दिया हुआ होगा और ज्यादातर स्टूडेंट इसको गलत करके आ जाता है। इसका आंसर 40% नहीं होगा, कुछ और होगा। तो अब देखिए कि एक वस्तु के मूल्य में क्या है 40% की वृद्धि हुई है। क्योंकि हमें एक बात का पता है कि जो नया मूल्य प्राप्त होगा वो किस पर निर्भर करेगा, प्रारंभिक मूल्य पर, चाहे वो अधिक हो या कम हो, लेकिन वो निर्भर किस पर करेगा, प्रारंभिक मूल्य पर। तो हम यहाँ पर 100 रुपए किसको मानेंगे, प्रारंभिक मूल्य को। तो माना प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपए। हमने प्रारंभिक मूल्य को 100 रुपए क्यों माना, क्योंकि हमें पता है जो भी नया मूल्य प्राप्त होगा वो किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक मूल्य पर। और जिस पर निर्भर करता है उससे हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य को क्या माना है, 100 रुपए। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है कि इस एक वस्तु के मूल्य में अर्थात प्रारंभिक मूल्य में जब 40% की वृद्धि होगी तो नया मूल्य क्या प्राप्त होगा। जब प्रारंभिक मूल्य था 100 रुपए, जब इसमें 40% की वृद्धि हुई तो नया मूल्य क्या हो गया कि 100 में 40 की वृद्धि हुई तो नया मूल्य क्या हो गया 140 रुपए। तो अब इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। पहले तो बताओ कि 140 में से कितने कम करें कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, 100 रुपए प्राप्त हो जाए। 40 रुपए कम करें, कितने में से 140 में से,
तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। प्रश्न वही है, केवल भाषा बदली है। ठीक है, अभी तक हमने जो प्रश्न कर रहे थे उसी प्रकार का प्रश्न है, केवल भाषा बदली है। ठीक है, तो क्या हो गया कि 40 की कमी हो रही है, कितने में से, 140 में से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 7 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, 200 बटा 60% कमी। या फिर इसको सरल करके लिख सकते हैं कि 7 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, फिर पीछे बचेगा 6 60, तो फिर चला जाएगा 8 बार, फिर बचेगा 4, तो 4 बटा 7% कमी। ठीक है, तब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वस्तु के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर पुनः इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। जो कि हमें पता है कि जो नया मूल्य होता है वो किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक मूल्य पर। और जब भी मूल्यों की बात हो तो हमेशा हम प्रारंभिक मूल्य को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी नया मूल्य होगा वो किस पर निर्भर करेगा, प्रारंभिक मूल्य पर। अतः हम जब भी मूल्यों के प्रश्नों की बात होगी तो हम प्रारंभिक मूल्य को क्या मानेंगे, 100% मानेंगे या फिर 100 रुपए मानेंगे। तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, 100 रुपए। तो अब कह रहे हैं एक वस्तु के मूल्य में अर्थात प्रारंभिक मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर, तो नया मूल्य क्या होगा, 30% कम होगा। तो नया मूल्य, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य है 100 रुपए, तो जब प्रश्न क्या कह रहा है, एक वस्तु के मूल्य में जब 30% की कमी हो जाए तो नया मूल्य क्या हो जाएगा कि 100 में 30 कम, तो क्या हो जाएगा 70 रुपए। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, 70 रुपए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नया मूल्य क्या है, 30% कम है, तो 100 से 30 कम हो जाएगा 70 रुपए। तब कह रहा है कि पुनः इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो इसके मूल्य में अर्थात जो नया मूल्य है इस मूल्य में कितने की वृद्धि करें कि ये मूल्य प्राप्त हो जाए। तो 70 में कितने की वृद्धि करें, 30 रुपए की, तो ऊपर आ जाएगा अंश में 30 रुपए की। तो बटे में कितने पर, 70 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो नया मूल्य से प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए कितने की वृद्धि करें, 30 की, कितने पर, 70 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 300 बटा 60% वृद्धि। या फिर आप इसे सरल कर सकते हो कि 7 का भाग 30 हो जाएगा, 4 बार, पीछे बचेगा 2 20, फिर चला जाएगा 2 बार, फिर पीछे बचेगा 6, तो हो जाएगा 6 बटा 60% वृद्धि।